नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 14 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक स्पेस से संबंधित, 2 हमारे जो पुराने आर्टिकल्स बाकी हैं, एक इनोवेशन से संबंधित और एक प्लानिटरी प्रेशर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित। 2 आर्टिकल हमारे बचे हुए हैं ना, 13 तारीख का और 12 तारीख का। दोनों को आज हम उठाएंगे और एक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक ही है आज हिंदू का, उसे हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए 2017 में यूपीएससी ने पूछा था। इंडिया हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन अनमैन्ड स्पेस मिशंस इंक्लूडिंग द चंद्रयान एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन। इंडिया ने देखो चंद्रयान और मार्स ऑर्बिटर मिशन में तो बहुत ही जबरदस्त सक्सेस हासिल की है। ये सारे अनमैन्ड स्पेस मिशंस हैं, लेकिन अभी तक इंडिया ने कोई मैन्ड स्पेस मिशन लॉन्च नहीं किया है। तो ये बताना था मेन ऑब्स्टेकल्स क्या है मैन्ड स्पेस मिशन लॉन्च करने में, बोथ इन टेक्नोलॉजी टर्म्स और लॉजिस्टिक्स टर्म्स। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन से यूपीएससी पूछ सकती है। यूपीएससी अगर इसरो कोई टेक्नोलॉजी में बार बार फेल हो रहा है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकती है। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो की, उससे संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन, इंडिया इतना सस्ता कैसे लॉन्च कर पाया, मतलब क्या इंडिया ने अच्छा किया इसरो ने कि इतना सस्ता स्पेस मिशन हम लॉन्च कर पाए। ये भी पूछ सकती है यूपीएससी कि आने वाले समय में इसरो किन किन मिशंस पे फोकस करने वाली है, उनको ब्रीफ में बताइए। समझ गए। और वैसे नाविक पे क्वेश्चन आया है, जो हमारा नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। ये थोड़ा सा डेटा देख लीजिए। सर्विस सेक्टर के बारे में आपको जीएस पेपर 3 में कुछ लिखना हो ना, तो आप ये लिखिए। आज के समय में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे देश की जीडीपी में ना 60% से ऊपर हो चुका है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की जीडीपी में 15% के आसपास है। तो ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण प्लैनेट पर पड़ रहे प्रेशर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हमारा जो प्लैनेट है ना, अर्थ, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अर्थ का जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है ना, वो डिसरप्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की फॉर्म में ये दिख भी रहा है। तो 2020 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखो हर साल जारी की जाती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो यूएनडीपी ने 2020 में जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की ना, इसमें इन्होंने एक नया कंसेप्ट प्रपोज किया, प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब कि आज के समय में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है ना, उसमें प्लैनेट पर कितना प्रेशर पड़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, वो भी एडजस्ट करके एक नया इंडेक्स जारी किया जाए। उसका नाम हो प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल है, आपको याद हो जाए इसलिए फिर से आसान भाषा में बताता हूं। देखो, आज के समय में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 पैरामीटर्स के आधार पर जारी किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एवरेज एजुकेशन लेवल, और तीसरे नंबर पे जो जीएनपी पर कैपिटा देखा जाता है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसमें देखो कहीं भी इन्वायरमेंट को नहीं कंसीडर किया जाता, एमिशन को नहीं कंसीडर किया जाता, कितना मटेरियल फुटप्रिंट है, कितने रिसोर्सेज को कंज्यूम किया जा रहा है, उसको भी नहीं कंसीडर किया जाता। तो जब देखो एमिशन और मटेरियल फुटप्रिंट यानी कितना रिसोर्सेज का कंजम्पशन हो रहा है, उनको शामिल किया जाएगा, उन 2 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को शामिल किया जाएगा, तब ये इंडेक्स बन जाएगा प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहां पर आप इस स्लाइड पर देख भी दीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 पैरामीटर तो थे ही, लेकिन 2 और पैरामीटर। एक तो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना होता है किसी देश में, और इसके अलावा नेक्स्ट पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट, यानी पर कैपिटा कितना रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया गया है उस देश में। तो जब इन 2 और पैरामीटर्स को ऐड किया गया तो इंडेक्स बन गया प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, पहले जिन कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर ज़्यादा था, क्या उनका स्कोर कम हुआ इन 2 पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद? हाँ, बहुत सारे देशों का स्कोर बहुत पलट गया। वर्ल्ड का एवरेज स्कोर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में था 0.737, लेकिन जब इन 2 पैरामीटर्स को ऐड किया गया तो वर्ल्ड का एवरेज स्कोर बन गया 0.683। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। स्विट्जरलैंड देखिए, स्विट्जरलैंड का स्कोर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में था 0.955, लेकिन 2 और पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया तो स्कोर हो गया 0.825। रैंक हालांकि 1 ही रही।
लेकिन बहुत सारे देशों की रैंक गिर गई जब इन दो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया, यानी प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जर्मनी की -1 रैंक गिर गई और मोंटेनिग्रो की भी रैंक 1 गिर गई, लेकिन लग्जमबर्ग की रैंक 131 गिर गई, यानी वहाँ पे एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता होगा, तभी तो लग्जमबर्ग की रैंक जो है इतनी ज़्यादा गिर गई जब दो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया। अब आपके मन में आया होगा बाकी सब तो देश ठीक हैं, इंडिया का क्या हुआ? इंडिया की रैंक तो देखो इंप्रूव हो गई, स्कोर हालांकि इंडिया का गिरा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर था 0.645, जब दो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया यानी PHDI में स्कोर हो गया 0.626, स्कोर कम हो गया, लेकिन रैंक इंप्रूव हो गई। पहले रैंक थी HDI में 131 और PHDI में रैंक इंप्रूव होके हो गई 123, क्योंकि इंडिया में पर कैपिटा जो CO2 एमिशन है ना वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी कम है, इंडिया में 2 टन है, और पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट भी इंडिया में काफ़ी कम है, यानी पर कैपिटा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है इंडिया में 4.6 टन, जो कि वर्ल्ड एवरेज से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। बट थोड़ा सा रैंक इंप्रूव हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को खुश होने की आवश्यकता है। इंडिया में देखो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, जैसे इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो एफिशिएंटली नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए किस प्रकार से सैंड माइनिंग होती है इलीगल ढंग से, रिवर्स जो हैं बोलते हैं कि मर रही हैं, लेकिन सरकार इनफ प्रयास नहीं कर रही है उन्हें बचाने के लिए, और नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। इंडिया में 27.9% ऐसे लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आते हैं, यानी इस इंडेक्स के अनुसार गरीब हैं। ये आंकड़ा देखो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, जैसे केरला में 1.10% लोग इस इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं, बिहार में संख्या काफ़ी ज़्यादा है 52.50%। केरला ने देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। केरला का स्कोर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है 0.775, क्योंकि 3 जो पैरामीटर है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीनों अच्छे हैं केरला में। बट इन्वायरमेंट फ्रंट पर केरला काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, जिन राज्यों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया, कोई ज़रूरी नहीं कि वो PHDI यानी प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारे देश में देखो जब 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी ना इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से संबंधित, तो उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा था इंडिया के सामने ट्विन चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी एलिविएशन एंड इन्वायरमेंट सेफ गार्डिंग, यानी दोनों जो इश्यूज हैं ना आपस में कनेक्टेड हैं। आज उस स्टेटमेंट को दिए 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही चैलेंजेस आज भी सरकार के सामने, देश के सामने एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में देखो आज़ादी के बाद से इन्वायरमेंट को कंजर्व करने से संबंधित कुछ मूवमेंट्स तो देखने को मिली हैं, जैसे चिपको मूवमेंट काफ़ी फेमस हुई, साइलेंट वैली मूवमेंट केरला में, लेकिन ये मूवमेंट पर्टिकुलर इंसिडेंट से संबंधित थी बड़े स्केल में, जैसे करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट थी, आपने देखा 2011 में चली थी अन्ना हजारे के नेतृत्व में। क्या आपने देखा कि इन्वायरमेंट से संबंधित ऐसी कभी मूवमेंट हुई हो देश में? नहीं। इन्वायरमेंट क्या कभी मुद्दा बनता है बड़ा हमारे देश में? नहीं। अब 5 राज्यों का इलेक्शन है, देखो कि 5 राज्यों के इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बोलेगी कि हम इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की दिशा में आवाज़ उठाएंगे? इतना कुछ खास कोई बोलेगा नहीं, ना ही लोग इस मुद्दे पर वोट देंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है तेजवीर, जो यहीं पर राजेंद्र नगर में UPSC की तैयारी करता था, वहीं पे दोस्त बना। तो उसने की तैयारी, लेकिन उसका जो फैमिली थी वो सेटल डाउन हो गई जर्मनी में, तो उसका भी क्रेज सर्विसेज के लिए ख़त्म हो गया, उसने जॉब ज्वाइन कर ली जर्मनी में। तो वो काफ़ी सीरियस एस्पायरेंट था। अब UPSC के एस्पायरेंट के नज़रिए से वो चीज़ों को वहाँ पे देख सकता है, मतलब जिस नज़रिए से हम चीज़ों को देखते हैं उस नज़रिए से वो भी देख सकता है। तो एक दिन मेरी बात हो रही थी कि हम इतने सारे आर्टिकल्स में जो अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स डिस्कस करते हैं आने चाहिए, क्या ये रिफॉर्म्स ऑलरेडी हैं जर्मनी में? तो उसने कहा कि हाँ, एटलीस्ट हम 25-30 साल पीछे हैं जर्मनी से। जो हम बार बार बोलते हैं ना ये रिफॉर्म आने चाहिए, वो रिफॉर्म ऑलरेडी वहाँ पे हैं। वो पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा था, इसलिए मुझे याद आ गया जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि इन्वायरमेंट एक मुद्दा नहीं बनता। वो कहता है कि लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट के प्रति, प्रॉपर प्रोटेस्ट आयोजित होता है। जैसे
इकट्ठे हो गए लोग, सड़कों पर चल रहे हैं सरकार पर प्रेशर डालने के लिए कि आप इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए प्रयास कीजिए, तो सरकार पे प्रेशर डलता है। इसलिए तो ये डेवलप कंट्रीज इतने इतने स्टेप लेती हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लोग जागरूक हैं, उनके लोग सरकार पे प्रेशर डालते हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, जैसी प्रजा वैसे राजा। तो अगर जनता सरकार पे प्रेशर डालेगी तो सरकार को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जनता जिस इश्यू पर जागरूक होती है ना, फिर सरकार को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तभी तो कभी आपने देखा, मतलब अनफॉर्चुनेटली कई बार रेप हो जाता है। जैसे 2012 में इतने सारे लोग सड़कों पर आ गए थे, फिर सरकार कानून लेके आई। निर्भया केस के बाद आपको याद होगा जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी। तो इसीलिए तो बार बार बोलते हैं जनता को जागरूक होना जरूरी है। इसके बाद लास्ट में राइटर वे फॉरवर्ड देते हैं। वे फॉरवर्ड में राइटर सबसे पहले तो ये बोलते हैं, देखो हमें ये रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है इन्वायरमेंट और सोशल डेवलपमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। आप एक बात तो मानते हो ना, जितना ज़्यादा गरीबी होगी उतना ही इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा। क्यों? जैसे एग्जाम्पल लीजिए छोटा सा, मान लीजिए गरीबी ज़्यादा है तो लोग कुछ भी करेंगे अपना जीवन यापन चलाने के लिए। पेड़ों को काटेंगे, फॉरेस्ट जो ये अपने वाइल्ड लाइफ होती है, पशु होते हैं, उनको मारेंगे क्योंकि उनको पैसा मिलेगा। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि इन्वायरमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों इश्यूज आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, एक चीज जो बार बार हम डिस्कस करते हैं, लोकल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इस पे तो पिछले दिनों एक आर्टिकल भी आया था पूरा। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जो पहले हुआ करती थी आज के समय में नहीं हो रही है जॉइंट फॉरेस्ट कमेटीज की सहायता से। इसलिए सरकार लोकल लेवल पे कम्युनिटी को जरूर इन्वॉल्व करे अगर हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन देखना चाहिए। कोलैबोरेशन का भी आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे कोलैबोरेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, सिविल सोसाइटी के लोग, साइंटिस्ट, सबके बीच में कोलैबोरेशन होनी चाहिए ताकि हम पता लगा सकें कि हमारे देश में प्लेनेट पर कहाँ कहाँ कितना फर्क पड़ रहा है, मतलब कितना डिग्रेडेशन हो रहा है, ताकि उसको टैकल करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए जा सकें। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए राइटर की तरफ से वे फॉरवर्ड में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस महीने यूएसए की जो कंपनी है ना एप्पल, इसका वैल्यूएशन पहुंच गया $3 ट्रिलियन। आपके मन में आया होगा, अरे इतना तो इंडिया की इकोनॉमी का साइज नहीं, $3 ट्रिलियन। लेकिन आप गलत हो। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का साइज है $3.1 ट्रिलियन। लेकिन हाँ, ये बात सच है। देखो, ज़्यादातर देशों का जो इकोनॉमी का साइज है ना वो $3 ट्रिलियन नहीं है। तो इतनी बड़ी कंपनी बन गई है एप्पल। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिया में एप्पल जैसी कंपनी बन सकती है? इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे बनेंगी? कल भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। एक बात मैंने आपको बोली थी कि इंडिया में अगर एक आम युवा सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बजाय एंटरप्रेन्योर बनने की जब कोशिश करेगा ना, तब जाके हमारे देश में ऐसी ऐसी इनोवेशन आएगी। अदरवाइज अभी भी हमारे देश में थोड़े बहुत जो स्टार्टअप है ना, वो इतनी ज़्यादा कोई इनोवेशन नहीं लेके आए हैं। एक बात कड़वी सच्चाई है, हमें अच्छी नहीं लगेगी लेकिन ये सच्चाई है। हमारे देश में ज़्यादातर जो ये स्टार्टअप है ना, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, अनअकैडमी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड बिजनेस हैं यूएसए के डेवलप कंट्रीज के। ऐसा आपने कहीं देखा कि ऐसा कोई बिजनेस जैसे अमेजोन टोटली नया कंसेप्ट, एप्पल टोटली नया कंसेप्ट, फेसबुक टोटली नया कंसेप्ट, क्या हमारे देश में आपने देखा कि टोटली कोई नया कंसेप्ट आया हो और वो कंपनी जो नया कंसेप्ट लेके आई वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार हो गई हो? नहीं, रेयरली आपने कोई ऐसी कंपनी देखी होगी इंडिया की जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में शामिल हैं। इवन इंडिया के जो सबसे अमीर लोग हैं जैसे अंबानी, अदानी, ये भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस में अमीर हैं। जैसे दोनों अंबानी और अदानी एनर्जी में हैं, अदानी एयरपोर्ट वगैरह को मैनेज करते हैं और अंबानी तो जियो में हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे देश में ना जब तक हम इनोवेशन का इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे ना, तो अच्छी अच्छी इनोवेशन हमारे देश में आएंगी नहीं। अगर सरकार चाहती है देश में इनोवेशन आए तो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपको बनाना होगा। आपस में आपको रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को जोड़ना होगा। मान लीजिए 2 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ए और बी।
आपस में दोनों कनेक्टेड रहेंगे तो बी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो ए में जाकर रिसर्च कर सकेंगे, ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन के इक्विपमेंट्स टूल का इस्तेमाल कर सकेंगे, ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी मदद ले सकेंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसा बहुत कम होता है, जबकि डेवलप कंट्रीज में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर देखो इनोवेशन को देश में प्रमोट करना है ना, तो यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल होगा। यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, इसके लिए शुरू में तो सरकार को खर्च करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको, जिसमें कहा गया था यूएसए की सरकार इनिशियल फेसिस में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है ना उसको सपोर्ट करती है, उस पर रिसर्च को सपोर्ट करती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूएसए की सरकार ने काफ़ी रिसर्च सपोर्ट की है, लेकिन इंडिया की सरकार बहुत कम ऐसा करती है, तभी तो हम काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। जैसे अभी पता है सबको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जितना ज़्यादा इस पर इंडिया रिसर्च करेगा उतना ही ज़्यादा कैपेबल होगा। फ्यूचर वारफेयर, इवन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से, हर एक पर्सपेक्टिव से जरूरी है कि इंडिया और ज़्यादा महारत हासिल करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। एक दो पेपर भी रिलीज़ किए नीति आयोग ने, लेकिन उसके अलावा आप बताइए क्या हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च हो रही है? देखो थोड़ी बहुत तो हो रही होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी होनी चाहिए। जितने एफर्ट सरकार को लगाने चाहिए ना, उतने एफर्ट सरकार नहीं लगाती इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो आपको पता है ये इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। अब जो बीटेक कॉलेजेस हैं, अब वैसे तो देखो मुझे बीटेक किए काफ़ी साल हो गए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीटेक कॉलेजेस में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनके करिकुलम में ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं अच्छे से शामिल किए गए होंगे। नहीं, सिलेबस चेंज नहीं होता, बहुत बहुत समय तक सिलेबस वही चलता रहता है, घिसा पिटा। फिर वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो बनते हैं उनके पास स्किल नहीं होती, फिर उन्हें कॉर्पोरेट ग्रुप्स जॉब नहीं देते, आपके पास तो स्किल है नहीं। फिर हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई हमारे जो यूथ हैं वो एम्प्लॉयमेंट देने के लायक नहीं है, एम्प्लॉयबल नहीं है। अरे भैया उनको ग्रेजुएशन में आप सिखाओगे तभी तो वो सीखेंगे ना, सिखाते आप हो नहीं, फिर उसके बाद जॉब मिलती नहीं है। तो पॉइंट ये है सीधा सीधा, शुरुआत में तो सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा रिसर्च पर, जैसे यूएसए की सरकार करती है। उसके बाद स्टार्टअप कंपनीज जो इमर्ज होके आए ना, उनको प्राइवेट इन्वेस्टर्स पैसा दें, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट। हमारे देश में जितने भी स्टार्टअप हैं, जोमेटो पैसा थोड़ी ना कमाती है, अनअकैडमी, सारे लॉस में हैं। अभी तो सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है इनमें। तो शुरू में सरकार सपोर्ट करे और एक बार इनोवेशन थोड़ी सी हो जाए, नया कंसेप्ट इमर्ज होके आए, उसके बाद फिर एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब लोग सपोर्ट करें। लेकिन इसके लिए देखो एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए। अब आपके मन में आया होगा कौन सा इकोसिस्टम चाहिए? इकोसिस्टम देखो ऐसा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में मान लीजिए टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हुई और कुछ अच्छा सा आइडिया निकल के आया, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही टेक ट्रांसफर ऑफिसेज होने चाहिए जो टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर सकें। लीगल काउंसिल की एक्सेस होनी चाहिए, इनोवेटर के पास, जिस स्टूडेंट ने रिसर्च की है उसके पास लीगल काउंसिल की एक्सेस होनी चाहिए ताकि वो अपने आईपीआर राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड द गवर्नमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैव वर्ल्ड क्लास फैकल्टी मेंबर्स। मतलब कि सरकार के बाहर भी यूनिवर्सिटीज़ के पास फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में वर्ल्ड क्लास फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर मिल सके, ना सिर्फ देश का बल्कि दूसरे देशों का भी। मतलब जो वर्ल्ड क्लास फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनकी नेटवर्किंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उनको लगता है कि बच्चे का ये जो आइडिया है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी इनोवेशन है, तो फिर वो रिसोर्सेज अवेलेबल करवा देता है। उसकी नेटवर्किंग इतनी अच्छी होती है, फंडिंग वगैरह दिलवाना, इंक्यूबेटर्स की एक्सेस दिलवाना, अच्छे इंक्यूबेटर्स की। इंक्यूबेटर कौन होता है? इंक्यूबेटर देखो वो पर्सन होता है जो आपके मन में शुरू में आइडिया आया, आपको इनोवेशन करना चाहते हो, तो शुरू में देखो आपने स्टार्टअप ओपन किया, उस आइडिया को प्रोडक्ट की फॉर्म में मार्केट में डिलीवर करने के लिए शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी, आपको नहीं पता कि कैसे डेवलपर की सहायता लेनी है, कैसे एप्लीकेशन बनानी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को स्केल अप करना है, शुरू में कुछ नहीं पता आपको। लेकिन जो इंक्यूबेटर होता है ना, वो हाथ पकड़ के आपको सिखाता है। शुरुआत में जितने भी चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को एड्रेस करने में, उन चैलेंजेस का सामना करने में आपकी मदद करता है इंक्यूबेटर। तो देखो जब ये सारी चीजें यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल रहेंगी और सरकार रिसर्च पर पैसा खर्च करेगी, तो आप बताइए इनोवेशन क्यों नहीं आएगी हमारे देश में? लास्ट में आर्टिकल में यही कहा जाता है, देखो बहुत सारी कंपनीज आज के समय में ऐसी हैं जिनकी जो वैल्यूएशन है ना
ज़्यादातर देशों की जीडीपी से ज़्यादा है। तो दुखद बात यह है, उन कंपनीज में से इंडिया की कंपनीज बहुत कम है या फिर है ही नहीं। तो आवश्यकता यही है कि हमारे देश में हम इनोवेशन को प्रमोट करें। अगर इंडिया को हमें सुपर पावर बनाना है तो इंडिया में इनोवेशन को लाना ही होगा, और इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। यूनिवर्सिटीज़ को अपने ट्रेडिशनल नीश से बाहर आना होगा। यूनिवर्सिटीज़ देखो ट्रेडिशनली हमारे देश में फोकस करती हैं टीचिंग पर, नॉलेज क्रिएट करने पर, लेकिन इनोवेशन पर अभी फोकस करना होगा। और इसके लिए जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए, सरकार को भी उन स्टेप्स पर फोकस करना चाहिए। यूनिवर्सिटी को एम्पावर करना होगा सरकार को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इनोवेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इसरो से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, इसरो के पहले जो चेयरमैन थे ना, के सिवान, ये अब रिटायर हो चुके हैं और इसरो के नए चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। ये अभी तक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को हेड कर रहे थे तिरुवनंतपुरम में, लेकिन अब ये इसरो की कमान संभालेंगे। लगातार तीसरे ये इसरो के चेयरमैन हैं जिन्होंने देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है इंजीनियरिंग में। जो अभी चेयरमैन बने हैं ना, एस सोमनाथ, इनको देखो काफ़ी सारे डोमेन्स में एक्सपर्टीज हासिल है और इनोवेशन भी ये लेके आए हैं, जैसे रॉकेट इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। तो इनका जो एक्सपीरियंस रहा है पहले का, वो काफ़ी मददगार साबित होगा चेयरमैन के तौर पर काम करने में। अभी इसरो के कामकाज के बारे में हम डिस्कस करें। इसरो ने देखो मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था और रिकॉर्ड तोड़ दिया था। खर्चा आया था 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। चंद्रयान 2 में भी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया। अब नेक्स्ट इंडिया गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, जिसकी सहायता से ह्यूमंस को भेजेगा स्पेस में। और इंडिया का एक और मिशन आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन में क्या होगा, इंडिया एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भेजेगा लैग्रेंजियन पॉइंट्स L1 पर। टोटली कितने लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं? 5। तो इस मिशन का उद्देश्य होगा सन को स्टडी करना। ये इसरो का काफ़ी एम्बिशियस मिशन है। इसके अलावा इसरो देखो अभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। मतलब कि अभी तक देखो इसरो का ज़्यादा फोकस ये था कि नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करके उसका फ़ायदा जनता तक पहुंचाया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेदर को ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट्स हों, रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट्स हों, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च करना जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जनता को हो। लेकिन देखो 2019 में एक नई स्पेस एंटिटी इसरो ने बनाई, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो की कॉमर्शियल आर्म है। अब ये क्या करती है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? ये देखो प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे अगर वर्ल्ड में किसी दूसरी देश को या फिर कंपनी को अपना कस्टमाइज्ड लॉन्च व्हीकल बिल्ड करवाना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। उसी प्रकार से अर्थ ऑब्जर्वेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो तो ये एंटिटी जो है इसरो की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये प्रोवाइड कर सकती है। तो मतलब इस एस्पेक्ट पर अब ज़्यादा फोकस होगा आने वाले समय में इसरो का। इसके अलावा जैसे देखो एक और आर्म है इसरो की, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। पहले देखो सरकार ना स्पेस में प्राइवेट ऑपरेशंस को ज़्यादा चलने नहीं देता था, इजाज़त नहीं देता था। लेकिन अब चूंकि आपको पता है स्पेस एक्स कंपनी है, जैसे जिसको इलोन मस्क हेड करते हैं, वो इतना बढ़िया ढंग से सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का जाल वो बिछाना चाहते हैं। तो अब सरकार को भी पता लग गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को तो इजाज़त देनी ही होगी, सिर्फ इसरो से काम नहीं चलेगा। तो अब सरकार ने भी इंडिया में प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इजाज़त दे दी कि आप भी स्पेस में जाके ऑपरेशंस चला सकते हैं। तो ये जो आर्म है ना, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इस सेंटर के थ्रू जो हमारे देश में नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटरप्राइजेस है ना, वो स्पेस में अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है सरकार चाहती है कि हम स्पेस के डोमेन में दूसरे देशों के साथ अच्छे से कॉम्पीट करें और स्पेस के क्षेत्र में इंडिया आगे निकले। तो सरकार की जो चाहत है, मतलब देश का जो विजन है इस डोमेन में, उस विजन का पूरा करने का दारोमदार होगा इसरो के नए चेयरमैन के ऊपर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इसरो से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।